हेलो स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने। मोइट इज़ अ टेक्निक। बेसिकली क्वेश्चन का पूरा लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। इसमें ये कहा गया कि मोइट जो कि मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में जो हम लेस साइज़ में अपनी हेड की साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसमें फर्टिलाइज एग को किस स्टेज में हम जो जेनेटिक मदर है उससे रिमूव करके सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है: 6 सेल स्टेज, 2 to 4 cell stage, 4 to 8 cell stage and 8 to 32 cell stage. The correct answer is 4th, क्योंकि 8 to 32 cell stage में हम वहाँ से जेनेटिक मदर से फर्टिलाइज एग को नॉन सर्जिकली निकालते हैं और वहाँ से फिर हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं सरोगेट मदर में, जिससे हमको लेस नंबर ऑफ टाइम में, लेस पीरियड ऑफ द टाइम में यहाँ पे हेड की साइज इंक्रीजमेंट दिखती है। क्वेश्चन नंबर 92 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एग्जाम्पलीफाइज द कीस्टोन स्पीसीज। इनमें से ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जो कि कीस्टोन स्पीसीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला, द फिग ट्री इन अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, पिजास्टर इन एन इंटरटीरियल communities, both first and second. Option fourth is pollinating insect. The correct answer is third, क्योंकि फिग ट्री बिल्कुल इंपॉर्टेंट है अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे सारी जो स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी वहाँ से मेंटेन कर सकता है, क्योंकि पॉलिनेशन के लिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्पीसीज़ को पॉलन रिवार्ड से मिल जाता है। सेकंड है पिजास्टर इज एन इंटरटीरियल कम्युनिटी। पिजास्टर बिल्कुल आपको मालूम है, पिजास्टर स्टारफिश को जब हमने हटाया तो हमने मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स का वहाँ से लॉस देख लिया। और कीस्टोन स्पीसीज का मतलब यही होता है कि वो स्पीसीज जिस पर्टिकुलर एरिया में पाई जा रही है, अगर उसको हम वहाँ से हटा दें तो उसका काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिले। तो दोनों के साथ ये हुआ, इसलिए क्वेश्चन नंबर 92 द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 93, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए, हमको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो इकोसिस्टम के रिस्पेक्ट में उनको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। द फर्स्ट वन इज इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि हम उसको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से नहीं हटा सकते। नेक्स्ट है इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो यहाँ पे 10% ऑफ द एनर्जी का ट्रांसफर होता है और मेंटेन सबसे ज़्यादा वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही जो हमारा इकोसिस्टम है वो यहाँ पे मेंटेन है। तो ये यहाँ पे जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया था और यही हमसे पूछा था। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, बिकॉज सही है, बिल्कुल एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो में जाती है एंड द प्रोड्यूसर आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स, ये भी यहाँ पे सही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इनमें से कौन सा इन सीटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन इज नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सफारीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सेक्रेड ग्रुप्स। मीन्स इन सीटू कन्वर्जेशन का मतलब होता है जैसे आपको जो जिस हैबिटाट में है हमको उसी हैबिटाट में उनको वहाँ पे मेंटेन करना, उन स्पीसीज़ को उन्हीं हैबिटाट में जहाँ पे वो हैं वहीं पे उनको प्रोटेक्ट करना। जबकि एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है जैसे पोलन बैंक्स हो गए, उनका गैमीट्स वहाँ पे रख लिए, उनके पोलन ग्रेन्स को हमने स्टोर कर लिया, हमने वाइल्ड लाइफ सफारीज बना दी, हमने क्या किया, जूस बना दिए जहाँ पे हम स्पीसीज़ को रख रहे हैं। तो ये हमारा एक्सी2 कन्वर्जन होता है, कंजर्वेशन होता है। तो यहाँ पे नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंसी2, तो वाइल्ड लाइफ सफारी जो पार्क्स हो गए वो हमारे इंसी2 के ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम स्पीसीज़ को लाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, फिर हम वहाँ पर उनको रखते हैं, तो उनको हम नेचुरल हैबिटेट जहाँ वो मोस्टली पहले थे अब हमने उनको वहाँ पर नहीं रखा। Question number 95 is which of the following factor will contribute to the population growth if the new habitat is just being colonized। Very important question कि कोई नई पॉपुलेशन जो है, नई हैबिटेट जो है वो अभी बनी है, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो यहाँ पे वो मेन रोल प्ले करते हैं। 4 फैक्टर होते हैं, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है आपका नेटेलिटी और इमिग्रेशन। मीन्स नई स्पीसीज़ का आना, और यहाँ पे दोनों जगह कहाँ कहाँ से स्पीसीज़ आ रही है, मतलब स्पीसीज़ का ग्रोथ होना, नेटेलिटी, और कहीं जगह से दूसरी स्पीसीज़ का यहाँ पे आना, जिससे जो नई स्पीसीज़ है, जो नई पॉपुलेशन है वो कॉलोनाइज्ड यहाँ पे होती है। तो द करेक्ट आंसर इज 95 इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 के लिए, डिकम्पोजिशन इज एन अफेक्टेड बाई एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल फैक्टर डू नॉट फेवर द फास्ट डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन जो है एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्टेड होता है। इनमें से पूछा कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट है तो जो डिकम्पोजिशन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन वहाँ पे फास्ट नहीं हो पाएगा। द करेक्ट आंसर इज थर्ड, एनारोबिक इन्वायरमेंट। अगर एनारोबिक इन्वायरमेंट वहाँ पे होगा
तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन है वो स्लो होगा, जबकि एरोबिक होगा तो वहाँ पर डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। तो आंसर इज एनएरोबिक इन्वायरमेंट, और हमको वहाँ पे लो मॉइस्चर वाला इन्वायरमेंट चाहिए होगा, तो हमारा डिकम्पोजिशन जो होगा वो वहाँ पे फास्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि कोई भी एलियन स्पीसीज है, मतलब जो न्यू स्पीसीज हम लाए हैं, किसी बाहर से स्पीसीज को लाए हैं, और वो किसी पर्टिकुलर एरिया के जो डोमिनेंट स्पीसीज बन जाती है, हम जिस पर्टिकुलर एरिया में उसको ग्रो कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इसका डायरेक्ट आंसर है कि उसका जो प्रीडेटर है, जो उसके ऊपर फीड करेगा, जो उसको वहाँ पे उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकेगा, जो उसको कॉम्पीट करेगा, जो उसकी पॉपुलेशन को खाएगा, कुछ मारेगा, तो वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है। तो ऑप्शंस ऑफ डू नॉट हैव द प्रीडेटर। और आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में एक पिकली पियर कैक्टस था, वो इसीलिए इतना ज़्यादा ग्रो कर गया क्योंकि वहाँ पे उसका कोई भी नेचुरल प्रीडेटर वहाँ पे उस समय प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए इसने यहाँ पे डू नॉट हैव प्रीडेटर, इसको बिल्कुल मेंटेन करके रखिए। क्वेश्चन आपका इस बार पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलियन हैबिक। और एक बार एम्स में इसका क्वेश्चन पूछा गया है, डायग्राम पूछा जा चुका है कि जो प्रिकली पियर कैक्टस है और मॉथ जब बाद में डाला गया तो उसका डायग्राम जो ग्राफ है वो किस प्रकार से दिखता है। तो जो ग्राफ है वो कुछ ग्राफ इस प्रकार से यहाँ पे हमको दिखता है। इस प्रकार से क्यों? क्योंकि पिकली पियर कैक्टस ने पहले बहुत ग्रोथ किया, फिर जब हमने यहाँ पे मॉथ डाले तो उसका पॉपुलेशन कम हुई। जब इसकी पॉपुलेशन बहुत कम होगी तो मॉथ में खुद यहाँ पे जो है कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ, तो इसने वापस पॉपुलेशन ग्रोथ की, फिर वापस मॉथ ने इसको कम किया। एम्स में जब एम्स एग्जामिनेशन स्टार्ट हुए थे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन बता दिया। क्वेश्चन नंबर 97 की आप बात करेंगे। अ वाटर बॉडी रिसीव इफ्लुएंट ऑफ डीडीटी कंटिन्यूसली फ्रॉम द नियर बाई क्रॉप फील्ड्स, दिस डीडीटी विल कॉज। देखिए, एक हमारे पास वाटर बॉडी है, वहाँ पे कंटिन्यूसली वहाँ पे डीडीटी आई जा रही है, बार बार डीडीटी वहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे होगा क्या इससे? सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, कि इसका बीओडी और डीओ पे कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीओडी और डीओ जो आपकी वाटर्स में जो आपके माइक्रोस प्रेजेंट हैं उनके बेसिस पे हम यहाँ पे देखते हैं। अगर कोई आपका सीबीएस बेस्ड आ गया तो इन सब में हम डीडीटीज़ का यहाँ पे देखते हैं। हाँ, इससे डीडीटी से होगा क्या, सॉरी, इससे हम देखते हैं बीओडी और डीओ, लेकिन डीडीटी से यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि डीडीटी से यहाँ पे जो आपके कोई भी फिशेस हैं उन फिशेस को यहाँ पे डैमेज होने को मिलेगा। तो ये अगर ऑप्शन होता तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पे प्रायोरिटी देते। तो यहाँ पे ऑप्शन है नो इफेक्ट ऑन बीओडी एंड डीओ, द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आर इनक्यूरेबल। तो इसका आंसर है एच 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 HIV, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्ब्स। आप बस तीन इतना याद रखिएगा कि इसमें से कौन सी ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं जो कभी भी क्योरेबल नहीं हो पाती। तो द आंसर इज HHH, मतलब HIV जिससे होता है एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्ब्स। द क्वेश्चन नंबर 99, द करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर मीडिएटर इन एलर्जिक रिस्पॉन्स। ये आंसर सब किसी को मालूम होगा कि एलर्जिक रिस्पॉन्स में जो हमारी एंटीबॉडीज हैं IgE वो की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है इन एलर्जिक रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 101 का देखेंगे, हिजारडेबल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ। हिजारडेबल किसकी न्यू ब्रीड है? हिजारडेबल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ सीप। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका लिया गया है कौन से टॉपिक से, जिसका नाम है स्ट्रेटजी इन फूड एनहेंसमेंट, कि हिजारडेबल एक न्यू ब्रीड है किसकी? सीप की, विच डेवलप्ड फ्रॉम द बीकानेरी यूव्स एंड पंजाबी रैम्स। बीकानेरी यूव्स और पंजाबी रैम्स को यहाँ पे क्रॉस करवाया गया इंटरस्पेसिफिक, और उसके बाद ये बनी। लेकिन ये बनी किस स्टेट में थी? इन स्टेट पंजाब। द करेक्ट आंसर इज थर्ड। तो इस पूरे सेंटेंस को याद रखिएगा, हिजारडेबल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ सीप विच आर developed by the fertilization between the Bikaneri ewes and merino rams in Punjab। इसका सब कुछ हुआ था पंजाब में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102, ड्यूरिंग सक्सेशन के टाइम पे स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस। गलत, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। नीचे स्पेशलाइजेशन भी इंक्रीज होता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड वेब, कॉम्प्लेक्सिटी जो फूड वेब की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पे आपकी इंक्रीज करती है। तो यही स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि ये दोनों तो आपके डिक्रीज लिखा है, ये गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 102, द करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव द मैक्सिमम एबिलिटी टू रेगुलेट द कोर टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर को रेगुलेट करने की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किस एनिमल्स की यहाँ पे होती है? तो कोर में आप समझिए कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा,
अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है कोल्ड क्लाइमेट्स में लेसर साइज़ के एनिमल्स पाए जाते हैं, तो हॉट क्लाइमेट्स में आपको मालूम है कि वहाँ पे लार्ज साइज़ के एनिमल्स पाए जाएंगे, तो लार्ज साइज बर्ड्स एंड मैमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 103 का फोर्थ आप डायरेक्टली इसको एलन्स रूल से उन रूल दोनों रूल्स जो आपको बताए गए थे उन दोनों रूल से आप यहाँ बर्गमैन्स रूल्स और एलन्स रूल से आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं डेली एक सेशन इस क्वेश्चंस का रखा करूँगा, बाकी अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। और टेलीग्राम पे आप हमको ज्वाइन कर लीजिए t.me। आप टेलीग्राम पे अगर हमारी चैनल को सर्च करेंगे सक्सेस मंत्र नीट, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। पेपर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पेपर को भी एक बार डाउनलोड करके पूरा खुद सॉल्व करें। थैंक यू।